कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब टीएमसी से बीजेपी में आए सुनील मंडल अपनी पार्टी के दफ्तर जा रहे थे। तभी टीएमसी के कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के सामने खड़े हो गए और उनका रास्ता रोक लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के हाथों में कई पोस्टर और टीएमसी के झंडे भी दिखाई दिए। इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी ने इस घटना का कड़ा विरोध किया। राज्य के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तो ट्वीट के जरिए ममता सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने बीजेपी दफ्तर के बाहर टीएमसी का मंच लगाने पर भी आपत्ति जताई। बताया गया कि बीजेपी ने टीएमसी से आए नेताओं के सम्मान में पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम का आयोजन किया था। शिवसेना ने सामना के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। शिवसेना ने एनसीपी नेता शरद पवार को यूपीए की कमान सौंपने तक की मांग कर दी। सामना के मुताबिक सोनिया गांधी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन उनके आसपास के पुराने नेता अब नहीं रह गए हैं। शिवसेना ने राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नतीजे बताते हैं कि उनमें कमी जरूर है। सामना में लिखा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को विपक्ष टक्कर नहीं दे पा रहा है। ऐसे में विपक्ष को सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है जो सरकार चल रही है, वो सरकार चलाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक जमाने में सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में सब लोग आए थे, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हम लोग आए थे, सब लोग आए थे। आज तो मुझे दिखता है कि शरद पवार साहब इस देश के ऐसे नेता हैं जिनकी बात सब लोग सुनते और मानते हैं। मोदी जी भी मानते हैं। एनसीपी नेता मजीद मेमन ने भी सामना में छपे लेख पर सहमति जताई और विपक्ष के कमजोर होने की बात कबूली। सामना के लेख में विरोधी पक्ष के या यूपीए के कमज़ोर हो जाने की बात जो कही गई है उसमें बड़ी हद तक सच्चाई है। शरद पवार जी का नाम उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस बात में सच्चाई है कि शरद पवार जी का अपना व्यक्तित्व जो है वो मैं समझता हूँ कि आज देश में किसी भी राजनेता से बढ़कर है। और अगर मोदी जी के सामने कोई ताकत उभरनी हो तो उसका नेतृत्व अगर शरद पवार करें तो ये उचित लगता है। सामना ने आज के अपने एडिटोरियल में राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की अकार्यक्षम करके कड़ी आलोचना की है। शायद सामना ये सुझाव देना चाहता है कि अब यूपीए का नेतृत्व शरद पवार जी ने करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी हो या राज्य की कांग्रेस हो, ये सत्ता के लिए इतनी लाचार बन चुकी है कि सामना ने कितनी भी आलोचना की, इसके बावजूद भी वो सत्ता पे टिके रहेंगे। वहीं शिवसेना के सामना में लिखे लेख के बाद कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने शिवसेना को नसीहत दी कि वो नेतृत्व के बारे में सलाह ना दे। राउत ने जो कहा है कि शरद पवार ने नेतृत्व करने के बारे में जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन हुआ है वो महाराष्ट्र की हद तक सीमित है और वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये फैसला हुआ है। शिवसेना अभी भी कानूनी तौर पर यूपीए की अभी घटक पार्टी नहीं हुई है, यूपीए की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी नहीं हुई है। ये जो पार्टी यूपीए में ही नहीं है, उन्होंने यूपीए के नेतृत्व के बारे में सलाह देना उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक महिला एक आदमी को डंडे से पीटती हुई दिखाई दी। आरोप है कि उस आदमी ने छेड़खानी की थी, जिस पर वो महिला आपे से बाहर हो गई और वो उस आदमी को डंडे से बुरी तरह पीटने लगी। इस पिटाई से आरोपी जमीन पर बैठ गया, लेकिन इसके बावजूद उसे पीटने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान आरोपी ने कई बार माफी की गुहार भी लगाई, जिसका उस महिला पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उस महिला ने उसे उठाकर एक बार फिर जमीन पर पटक दिया और फिर उसे घसीटकर दोबारा उसकी पिटाई की। इस हंगामे को आसपास के कई लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। हालांकि उन लोगों ने इस मारपीट की वीडियो बना ली, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। इस साल का ये आखिरी मन की बात कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी इस दौरान किसानों और कृषि कानूनों के मुद्दे पर बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही भाई की पिटाई करता दिखा। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें वो महिला अपने पति के भाई पर डंडे बरसाती नजर आई। उसका पति भी डंडा लिए वहीं पास में खड़ा दिखाई दिया। ये पूरा हंगामा चाय की एक दुकान में हुआ, जिसे देखने आसपास के कई लोग भी जुट गए, लेकिन इसकी परवाह किए बिना उस आदमी की पिटाई होती रही। पास खड़े एक आदमी ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उस महिला ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया। उन दोनों के तेवर देखने के बाद फिर किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पिटाई खा रहा वो आदमी जब उस दुकान से बाहर निकल गया, तब जाकर ये हंगामा शांत हुआ। बताया गया कि उनके बीच संपत्ति के मुद्दे पर काफी पहले से विवाद चल रहा था। नया साल ये सवाल लेकर आ रहा है कि आखिर किसका होगा पश्चिम बंगाल। दीदी यानी ममता बनर्जी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है। पश्चिम बंगाल तो बीजेपी के लिए विजय रथ को और आगे ले जाने की प्रतिष्ठा का सवाल। बंगाल में मिशन 200 प्लस के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नारा दिया गया है, हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। टीम बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी का उभार हो रहा है, वैसे वैसे टीएमसी की चिंता भी बढ़ने लगी है, और ये चिंता राजनीतिक हिंसा और झड़पों की शक्ल लेकर बंगाल की सड़कों पर नजर भी आ रही है। नए साल का सवाल, किसका होगा बंगाल? क्या दीदी दुर्ग बचाएंगी? या घर घर बीजेपी छाएगी? पश्चिम बंगाल के सवाल इन दिनों राजनीति के गलियारों में गूंज रहे हैं। बीजेपी तुष्टीकरण, बांग्ला आदर्श और अस्मिता की तलवार से ममता दीदी पर वार कर रही है, और ममता दीदी बंगाली बनाम बाहरी जैसे तर्कों की ढाल से बीजेपी के हमलों की काट तलाश रही है। देश के राजनीतिक कैनवास पर बंगाल एक ऐसा राज्य बन गया है जो टीएमसी और बीजेपी दोनों के अस्तित्व से जुड़ गया है। टीएमसी पश्चिम बंगाल हारी तो ममता बनर्जी के राजनीतिक साख को बट्टा लगेगा, और अपराजेय बनकर उभरती बीजेपी के लिए पूर्वी भारत के उस राज्य में सरकार बनाने की चुनौती है जहां 6-7 बरस पहले तक उसके रंग की छाप तक नजर नहीं आती। बीजेपी के राजनीतिक विचारधाराओं के शीर्ष पुरुषों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राजनीतिक धरती पश्चिम बंगाल ही रही है, लेकिन पार्टी के स्थापना के 40 साल बीत जाने के बाद भी पार्टी यहां सत्ता से दूर रही। अब इस असंभव को संभव करने का बीड़ा मोदी शाह की जोड़ी ने उठाया है, और इसके लिए धरातल पर काम भी शुरू हो गया है। बंगाल में बीजेपी का जयघोष बना है, हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। अमित शाह ने 200 प्लस सीट का लक्ष्य रखा है, और आंदोलन के जमाने से टीएमसी के साथ ही रहे बंगाल के जननेता शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी में आते ही नारा दे दिया है, हरे कृष्ण हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे बीजेपी घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे। ये नारा 2014 के हर हर मोदी के नारे से मिलता जुलता है। इस नारे में हिंदुत्व का तड़का भी है,
और बीजेपी का आक्रामक अंदाज भी। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ कार्यकर्ता और प्रमुखों की चौखट पर पहचान की पट्टियां टांगना शुरू कर दी है, ताकि ये लोग घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट बटोर सकें। बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं बूथ पे उनका नेम प्लेट इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन यहाँ पर दे रहे हैं और जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा। आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए ये क्या है, ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि माननीय नड्डा जी का निर्देश था इस कार्यक्रम को करने के लिए। कभी बंगाल में हाशिए पर रहने वाली बीजेपी इस बार के चुनाव में टीएमसी को चुनौती देती दिख रही है। इसलिए कार्यकर्ता भी जोश से भरे हैं। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पहुंचाएंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे। जितना घर में जाएंगे हम उतने ही हम सक्सेस मिलेंगे। घर घर जा जाकर हम लोग वोट के लिए अपील करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन लेके आएंगे। 2021 में भाजपा का सरकार लेके आएंगे। ये अभियान में हर घर जाएंगे, आंगन बैठक करेंगे, उनके हॉल में जाएंगे, बैठेंगे और उनको समझाएंगे कि ये हमारी ये सरकार अगर नहीं रहती है तो हमारी जो केंद्र की सरकार की जो योजना है हम लोग को उसको लाभ मिलेगा। मोदी जी के सारे जितने भी कार्यक्रम हैं हम लोग सब कुछ जानते हैं। हम लोग घर घर जाके बताएंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। बंगाल बीजेपी ने राज्य में 3 दिन के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों का अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ अध्यक्षों को घर पर कमल निशान के साथ उनकी नेम प्लेट लगाई। साथ ही माला पहनाकर बूथ अध्यक्षों का स्वागत किया गया। 3 दिन तक बंगाल बीजेपी के सभी पदाधिकारी बूथ स्तर पर सक्रिय रहेंगे। बंगाल में 78,000 से ज्यादा बूथ हैं और बीजेपी ने 26 दिसंबर को ही 60,000 बूथ कवर करने का लक्ष्य रखा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए बीजेपी पार्टी के अंतिम कार्यकर्ता और बूथ के हर वोटर तक पहुंचने का मिशन रखती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बूथ कार्यक्रम खासा सफल रहा था। बीजेपी ने भी इस बार मजबूती के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला कार्यक्रम, जो हमारे उत्तर भारत में जिसको पन्ना प्रमुख कहते हैं, वहाँ ममता के यहाँ दुआरे दुआरे कहते हैं, तो वो सारे जो स्कीमें हैं उसके तहत बीजेपी ने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है और आज से उनका ये अभियान चल रहा है। और इससे जो ग्रास रूट पे संपर्क का मामला है वो तेज़ होगा और इससे बीजेपी को चुनाव में जो ऊपर के माहौल की बात तो ठीक है, लेकिन नीचे तक घुसने में निश्चित रूप से फायदा होगा। उधर बीजेपी ने बूथ मजबूत करने का मिशन छेड़ा और इधर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद सुनील मंडल की गाड़ी को घेर लिया। जब सुनील मंडल अपने गाड़ी से बीजेपी स्टेट ऑफिस पहुंचे थे, उस वक्त जो टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता थे वो उनके गाड़ी के सामने आकर लेट गए। हल्की झड़पें भी हुई हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में। और किसी भी तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो उस वक्त स्टेट बीजेपी ऑफिस के अंदर थे, उन्होंने सुनील मंडल को उनकी गाड़ी से निकाला और उसके निकालने के बाद उन्हें पार्टी ऑफिस में अंदर लेकर गए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी दूसरे नंबर पर तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन बढ़ते राजनीतिक टकराव और हिंसा शायद इस बात का इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी के खेमे में बेचैनी बढ़ने लगी। टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये लोग इतना एक पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस का सामने ऐसे तरीके से कैसे इसको मंच करने दिया गया। टोटल इट्स एनर्की, टोटल एनर्की, नथिंग मोर देन दैट। पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कोई चुनौती देने वाली ताकत उभरी तो बंगाल के रक्त रंजित होने का इतिहास पुराना है। जैसे जैसे बीजेपी का उभार नजर आने लगा है, वैसे वैसे
इतिहास भी खुद को दोहरा रहा है। 1911 में देखा गया था जब ममता बनर्जी जीत की तरफ बढ़ रही थी, नंदीग्राम हो चुका था, बहुत सारे उनके साथ जो लुम्पन प्रोलेटेरिएट जिसको लेफ्ट फ्रंट की भाषा में कहते हैं वो साथ आ चुका था, तो वो सब जुट गए थे। तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने खूब हिंसा फैलाई थी और उसका नतीजा ये हुआ कि परिवर्तन हुआ। इस बार भी टीएमसी के लोग एकदम हिंसा के उतारू हैं। गुजरता साल और आने वाले दिन पश्चिम बंगाल में बहुत राजनीतिक सरगर्मी भरे रहने वाले हैं। इसके पीछे कारण है टीएमसी और बीजेपी के बीच बढ़ता राजनीतिक टकराव। इस टकराव की वजह है बीजेपी की महत्वाकांक्षा और टीएमसी की अपनी सरकार बचाए रखने की बेचैनी। अरुणाचल से लेकर मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा और फिर बिहार की जीत के बाद अब बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में भी सत्ता पर कब्जा कर असंभव से सियासी कामयाबी दिखाई थी। इसके बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव की लड़ाई में जुटी बीजेपी ने पिछले एक साल में बंगाल के सियासी समीकरण उलट कर रख दिए और अब की बार सरकार उखाड़ने की सीधी हुंकार दी जा रही है। सीधे कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2014 के चुनाव में अमित शाह ने इस असंभव लक्ष्य को चुना था। उन्होंने तय किया था कि पार्टी की सरकार उन राज्यों में बनाना ही उनका लक्ष्य है जहां बीजेपी कमजोर है। और बीते 6 साल में बंगाल में बीजेपी की सिर्फ कमजोरी ही दूर नहीं हुई, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज हैं। 2019 में बीजेपी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और उसकी वजह से अब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सीधा सीधा मुकाबला उन्हीं दोनों के बीच में हो गया है, टीएमसी और बीजेपी के बीच में। और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस साइड में हैं, वो उतने पावरफुल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं पावरफुल हैं। तो सीधे सीधे मुकाबले में हिंसा जो है वहाँ का स्थायी भाव हो गया। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ये चिंता का विषय है। अमित शाह जिस तरह चुनौती दे रहे हैं उसके पीछे वजह है 2019 के चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के हर इलाके में अपनी छाप छोड़ी। बीजेपी को बंगाल के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में जबरदस्त बढ़त मिली। पार्टी ने नॉर्थ बंगाल की 8 में से 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया। इस इलाके में सत्ताधारी टीएमसी का खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल के इलाके में 2 सीटों पर जीत दर्ज की। जिन दक्षिणी पश्चिम जिलों को राढ़ का क्षेत्र कहा जाता है, वहां भी बीजेपी ने 5 सीटों पर कमल खिलाया। साउथ बंगाल में बीजेपी ने 3 सीटें जीती। तराई क्षेत्र में पार्टी ने हुगली सीट पर जीत हासिल की। 2019 के नतीजों के लिहाज से देखें तो बीजेपी बंगाल की 122 विधानसभा सीटों पर मजबूत स्थिति में उभर कर सामने आई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न से विधानसभा चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन कयास यही है कि बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। अमेरिका के नैशविल शहर में एक कार में जोरदार धमाका हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद अमेरिकी पुलिस ने दावा किया कि यह धमाका जानबूझकर किया गया, जिसकी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें साफ दिखा कि अचानक ही सड़क पर खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हो गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे आसपास की कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खिड़कियों के शीशे चकनाचूर होकर सड़क पर बिखर गए। जो सड़क थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, उसके चारों तरफ मलबा फैल गया। बताया गया कि धमाके की वजह से आसपास की इमारतों में लोगों ने कंपन भी महसूस किया। इसके बाद वहां दमकल कर्मचारियों के साथ जांच टीम भी पहुंच गई। खबर है कि पुलिस ने एहतियात बरतते हुए पूरे इलाके को खाली करा दिया। इसके साथ ही पुलिस ने बम धमाके का अंदेशा भी जताया। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में देर रात 2 पड़ोसियों के बीच हुई झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान 5 से 6 लोग घायल भी हुए। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग हुई। इसमें 2 लड़कों को गोली लगने की बात सामने आई, जिसमें एक की मौत हो गई।
हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी रंजिश में बवाल होने की बात कर रहे हैं। मयूर विहार थाना पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच में जुटी है। 2 पड़ोसियों का झगड़ा हुआ है जिसमें गोली चली है। तो इसमें एक तरफ कासिम और शाहिद है और दूसरी तरफ मन्नान है। इसमें शाहिद जो है वो डेड है और 4-5 लोगों को और इंजरीज हैं जिनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है और उनको माइनर इंजरीज हैं। ममता बनर्जी इन दिनों दोहरे संकट में उलझ गई हैं। उनके सामने अपना वोट बैंक बचाने की चुनौती तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी चुनौती है अपने खेमे के वो चेहरे बचाए रखना जिनका बंगाल के अलग अलग इलाकों में खासा जनाधार माना जाता है। ममता बनर्जी की पार्टी में एक के बाद एक इस्तीफों का दौर लगातार जारी है और ज्यादातर बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चोला बदलने वाले नेताओं को देखें तो बंगाल की राजनीति भगवा रंग में रंगती नजर आ रही है। इसके साथ ही सबसे अहम बात ये कि बीजेपी के मेगा स्टार और जिताऊ चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिशन बंगाल का आगाज कर दिया है। ममता पर मोदी प्रहार। किसकी होगी जीत, किसकी हार? कभी वामपंथ का गढ़ रहा बंगाल, आज जय श्री राम के नारों से गूंज रहा। जय श्री राम, भारत माता के। पश्चिम बंगाल में वामपंथ का एक छत्र राज करीब 35 साल तक चला। वामपंथी पार्टियों के सामने विरोधी ताकत बनकर उभरने में ममता बनर्जी को बरसों बरस लग गए, लेकिन टीएमसी के सत्ता में आने के 10 साल के भीतर उसकी सत्ता को चुनौती देने वाली बनकर उभरी बीजेपी। 2006-07 सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को प्रतिरोध का चेहरा बना दिया। वहीं वामपंथी सरकार के खिलाफ उनके आक्रामक तेवर ने उन्हें जननेता बना दिया, जिसके बाद 2011 में कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार की कमान संभाली। फिर 2016 में उन्होंने अपने दम पर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। मोदी लहर के समय भी उन्हें अपराजय माना जाता था, लेकिन अमित शाह की रणनीति के बदौलत अब बीजेपी की गिनती पश्चिम बंगाल में उन पार्टियों में होती है जिन्हों को कहा जाता है कि अपने दम पर पश्चिम बंगाल में वो पार्टी सरकार बना सकती है। अमित शाह बांग्ला संस्कृति, बांग्ला अस्मिता से पार्टी का नाता जोड़ रहे हैं। बांग्ला आस्था के धामों से वो बंगाल वासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन प्रतीकों, धर्म गुरुओं और शहीद स्थलों का दौरा भी कर रहे हैं जिन्हें बंगाल के भद्रलोक से लेकर बंगाल का अंतिम आदमी तक अपना गौरव मानता है। बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूं कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। बीजेपी के हमले से अपना साम्राज्य बचाने के लिए ममता बनर्जी ने नारा दिया था, बंगाली बनाम बाहरी। यानी बीजेपी को बाहरी कहते हुए ममता बनर्जी ने बांग्ला प्राइड की दुहाई दी थी। बीते 2 दिन के दौरे में अमित शाह ने उस नारे की काट में ये तस्वीरें गढ़ी। पूरे बंगाल को यह संदेश दिया कि राष्ट्रवाद और बंगालवाद दोनों को बीजेपी बखूबी जानती भी है और उनसे गहरा नाता भी रखती है। अमित शाह ने बंगाल से सांस्कृतिक नाता जोड़ने का काम करके ममता के नारे की काट तो ढूंढ ली, लेकिन आस्था, प्रतीकों और बंगाल प्राइड की राजनीति के साथ साथ उन्होंने एक और काम किया जिसने ममता के किले की नींव पर जोरदार प्रहार किया। राजनीति का परम लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है और उसके लिए विरोधी को कमजोर करना भी कूटनीति ही है। यही कूटनीति
अमित शाह ने अपनाई और ममता के खेमे से बीते 2 साल के अंदर अंदर कई बड़े सेनापति बीजेपी के खेमे आ गए और ममता के खिलाफ युद्ध घोष कर दिया। बैरकपुर से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ममता से नाराज होकर बीजेपी में आ गए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव रहे शंकुदेव पांडा ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी। ममता के भरोसेमंद नेताओं में से सौमित्र खां ने भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल लिया और सांसद बने। शोभन चटर्जी को ममता का दायां हाथ कहा जाता था, वो भी अब बीजेपी में है। ममता के शुरुआती दौर के साथ ही कूच बिहार दक्षिण से विधायक रहे मिहिर गोस्वामी भी ममता का साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी के सबसे बड़े रणनीतिकार मुकुल रॉय 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना असर दिखा ही चुके। अर्जुन सिंह टीएमसी में बहुत ताकतवर नेता माने जाते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी के टिकट पर बैरकपुर से संसद पहुंचे। सब्यसाची दत्ता ममता बनर्जी के खास से पैसालारों में से थे, लेकिन वो भी 2019 में उन्हें छोड़कर चले गए। और सबसे बड़ी चोट लगी है शुभेंदु अधिकारी के तौर पर, जो नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार भी रहे और मिदनापुर के एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से आते हैं। ये सब पश्चिम बंगाल की राजनीति के वो चेहरे हैं जिनके जाने से ममता बनर्जी के जनाधार पर असर पड़ेगा। नए साल में राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा पश्चिम बंगाल ही रहने वाला है। ये तो नतीजों के दिन ही तय होगा कि बंगाल के दिल में क्या है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को खत्म करने और विवाद का हल निकालने के लिए किसान संगठन सरकार से 29 तारीख को बात करेंगे। सरकार के न्योते के बाद किसान संगठनों की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। हालांकि इससे पहले भी दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद एक बार फिर सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया और किसानों ने भी 29 दिसंबर को बातचीत का फैसला किया। यूरोप के देश पुर्तगाल के मैदीरा द्वीप पर बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। चारों तरफ समंदर से घिरे इस इलाके में हुई भारी बारिश के बाद हालात तेजी से बिगड़ गए और पूरा शहर पानी में डूब गया। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में बाढ़ का पानी एक 4 दीवारी के अंदर भी दिखाई दिया। बाढ़ में फंसने के डर से लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। खबर है कि निचले इलाकों से कई लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया, क्योंकि वहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए भी बाढ़ में डूबे हुए दिखाई दिए। कृषि सुधार का विरोध कर रहे हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। हनुमान बेनीवाल लगातार नए कृषि सुधार का विरोध कर रहे हैं और इसके लिए प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करने के लिए जयपुर से दिल्ली कूच भी कर चुके हैं। नागौर से सांसद बेनीवाल ने कहा कि वो किसी भी ऐसे दल या व्यक्ति के साथ नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो। अलवर में किसानों को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने आरोप लगाया कि कृषि सुधार कानून किसानों का हक छीनने की कोशिश है और वो इसका साथ कभी नहीं देंगे। कि सरकार किसान बिल वापस नहीं लेने के लिए अड़ी हुई है, इसलिए हनुमान बेनीवाल एनडीए के अंदर नहीं रहेगा। एनडीए मैंने छोड़ दी, सिर्फ इसलिए छोड़ी है कि किसान बिलों के खिलाफ, ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। बाकी जितने भी बिल थे उसमें मैंने एनडीए का समर्थन भी किया था। इन बिलों से मेरी एनडीए से नाराजगी है, एनडीए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन देश और प्रदेश के अंदर नहीं करूंगा। सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी ने बूथ लेवल पर सबसे बड़ा चुनावी अभियान शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के बूथ अध्यक्षों का सम्मान किया और उनके घरों पर नेम प्लेट लगाकर आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का ऐलान किया। बंगाल में बीजेपी का बूथ वॉर। बूथ बूथ कमल का फूल।
78,000 बूथ पर बीजेपी मजबूत। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बंगाल के हर पोलिंग बूथ तक अपना दम दिखाने की ऐसी पहल की है जिसकी काट ढूंढना ममता बनर्जी की टीएमसी के बस की बात नहीं लगती। बीजेपी के बड़े नेता हर बूथ के पार्टी अध्यक्ष को सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी नेता 3 दिन तक ऐसे मिशन में जुट गए हैं जिसमें हर बूथ अध्यक्ष के घर जाकर उसकी नेम प्लेट लगाई जा रही है। बूथ अध्यक्ष को माला पहनाया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो राज्य के जो स्टेट बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो इस तरीके से माले अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पर उनको सम्मानित कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने मिशन 200 प्लस की तरफ मजबूती से ऐसा कदम बढ़ाया है जिसकी धमक हर बूथ पर गूंजने लगी है। बीजेपी के सभी बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा है। बूथ अध्यक्षों के घर पर उनकी नेम प्लेट लगाई जा रही है और बूथ अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चिट्ठी भी सौंपी गई, जिसमें चुनाव के लिए जुटने को कहा गया। तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का। इस तरीके से देखिए बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं बूथ पे उनका नेम प्लेट इस वक्त यहाँ पर लगाया जा रहा है। इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्लोगन यहाँ पर दे रहे हैं और जो बूथ अध्यक्ष होंगे, जो बूथ अध्यक्ष, उन्हें सम्मानित करने का ये एक तरीका है। तो ये आज कार्यक्रम आपका पूरे दिन चलेगा। आज ये पूरे पश्चिम बंगाल में प्रत्येक बूथ पर हमारे यहाँ ये कार्यक्रम चल रहा है। हम बूथ अध्यक्ष के घर जा रहे हैं और बूथ अध्यक्ष के घर जा करके उनके यहाँ हम लोग उनका नेम प्लेट लगा रहे हैं। बूथ अध्यक्ष को हम लोग ये बताइए ये क्या है? ये जो अमर बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम पूरे पश्चिम बंगाल में हर बूथ पर हम लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी ने अपने कार्यक्रम को आमार बूथ सबसे मजबूत का नाम दिया है। इस जनसंपर्क अभियान में बीजेपी के 78,000 बूथों तक पहुंचने की मुहिम तय की गई है। इसमें सभी बूथ अध्यक्षकों का सम्मान किया जा रहा है और बूथ अध्यक्षकों के घर पर नेम प्लेट लगाई जा रही है। इसके अलावा जेपी नड्डा का संदेश दिया जा रहा है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की जा रही है। बीजेपी के बातों को हम घर घर में पहुंचाएंगे, चेष्टा कर कोशिश करेंगे। जितना घर में जाएंगे हम उतने ही हम सक्सेस मिलेगा। जितने घर में जाएंगे उतने ही सक्सेसफुल होंगे। यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पर लोग हैं, सीधा हम इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सतेंद्र यादव। सतेंद्र, ये बताओ यहाँ पर क्यों पहुँचे हो? हमारा आज का कार्यक्रम है हमारा बूथ सबसे मजबूत। माननीय बड़े भाई श्री संजय सिंह जी के नेतृत्व में आज हम लोग घर घर में जाकर बूथ अध्यक्षों का नेम प्लेट लगा रहे हैं, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं। फायदा क्या होगा इससे? फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि घर घर जा जाकर हम लोग वोट के लिए अपील करेंगे और आने वाले समय में परिवर्तन लेके आएंगे। 2021 में भाजपा का सरकार लेके आएंगे। अब गांव से लेकर कस्बों की गलियों तक भी बीजेपी के झंडे नजर आने लगे हैं। बीजेपी के हर बूथ तक पहुंचने के अभियान से तृणमूल कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए 23 ऐसे कामों की लिस्ट तैयार की है जिसमें नए और युवा वोटरों को जोड़ने के लिए फॉर्म भी भरवाया जाएगा। वोटर लिस्ट पर भी ध्यान देना शुरू किया गया है और इसका सीधा फायदा अगले चुनावों में बीजेपी को मिलना तय माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के संगोला से ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए जाएगी। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस ट्रेन के जरिए किसानों की फसल पहुंचाई जाएगी। भारत सरकार फल और सब्जियों के किराए में 50% सब्सिडी भी देती है। पाकिस्तान की सियासत और सियासतदान कट्टरपंथियों और आतंकियों के किस कदर मोहताज हैं, इसकी एक मिसाल खुद पाकिस्तान ने ही कायम की है। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में एक बार फिर लश्कर के सरगना हाफिज सईद को 15 साल कैद की सजा सुनाई है। दरअसल इमरान सरकार ने इस बार एक गजब साजिश रची है। एक तरफ हाफिज को 15 साल के लिए जेल भेजने की नौटंकी हुई, तो दूसरी तरफ डैनियल पर्ल के कातिल को 18 साल बाद जेल से रिहा करने का फरमान भी आ गया।
पाकिस्तान का नया ड्रामा। हाफिज को 15 साल की जेल। सईद 18 साल बाद रिहा। हाफिज अंदर, सईद बाहर। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की पाकिस्तान की नौटंकी बदस्तूर चले जा रही है। आतंकवाद पर नकेल कसने के नाम पर पाकिस्तान ड्रामा खेल रहा है और तो और टेरर फंडिंग रोकने के लिए आतंकी सरगनाओं को जेल भेजने का पाकिस्तान के स्वांग का सिलसिला भी जारी है। एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार ने दुनिया को धोखा देने के नाम पर लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद को जेल भेजने की नौटंकी रची है। पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाफिज के अलावा उसके गुर्गों हफीज अब्दुल सलाम, जफर इकबाल, याहिया मुजाहिद, मोहम्मद अशरफ और अब्दुल रहमान मक्की को भी सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद को टेरर फंडिंग करने के 4 मामलों में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और उसे इन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। और इस फैसले के बाद हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में कुल 36 साल की सजा काटनी है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार हाफिज पर किस कदर मेहरबान है, ये राज अब पूरी दुनिया जान चुकी है। हाफिज सईद को जेल की सज़ा एक भद्दा मजाक है और ये एक तरीका है जिसके अंतर्गत पाकिस्तान इस खूंखार टेररिस्ट को जेल में डालने के बहाने मैं समझता हूँ कि उसको सुरक्षित रखने की एक योजना है और उसके साथ ही इसके माध्यम से FATF जो कि यूनाइटेड नेशंस का वॉचडॉग है, जिसने ग्रे लिस्ट किया है पाकिस्तान को, उसको एक गुमराह करने का तरीका है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। FATF के शिकंजे से बचने के लिए वो अपनी सरपरस्ती पर पलने वाले आतंकी संगठन और उनके आकाओं के खिलाफ महज दिखावे की कार्रवाई करता है। पिछले दिनों ही एक टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हाफिज सईद को कोट लखपत जेल भी भेजा गया, लेकिन चंद दिनों में उसको चोरी छिपे बाहर निकाल दिया गया। यानी एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति कभी नहीं खत्म हो सकती। हैरानी तो इस बात की है कि 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को नवंबर 2019 में ही टेरर फंडिंग के एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान सरकार ने दिखावे के तौर पर हाफिज को लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद भी किया, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने उसे चुपके से जेल से रिहा भी कर दिया था और लश्कर का सरगना पाकिस्तान की सेना की हिफाजत में अपने घर पर आराम फरमा रहा था। कमाल देखिए, हाफिज सईद को एक बार नहीं बल्कि पाकिस्तान की अदालतें 2 बार 10-10 साल की कैद की सजा सुना चुकी हैं, लेकिन मजाल है कि हाफिज ने एक बार भी कैद काटी हो। ऐसे टेररिस्ट को देना जेल की घोषणा, तो ये तो एक बहुत ही भद्दा मजाक है इंसानियत के ऊपर। और ऐसे दहशतगर्द को जो ये बचा रहे हैं पाकिस्तानी की जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार या उनके जो आर्मी है, वो मेरे को लगता है कि ये एक VIP कल्चर बन गया है ऐसे टेररिस्ट के लिए कि गुमराह करने के नाते इनको जेल में रखो, इनकी देखभाल करो और वहाँ बैठे बैठे और योजनाएं बनाओ और टेररिस्ट अटैक करो। भारतीय खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक लश्कर तोयबा का सरगना हाफिज सईद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की छत्र छाया में एक संगठन चला रहा है। आतंकवाद की इस कार्रवाई पर पाकिस्तान का असली चेहरा तब सामने आता है जब वो FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से बचना चाहे। साफ है, इस गिरफ्तारी से भी पाकिस्तान की ये कोशिश है कि वो इस ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो। हाफिज सईद को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया था।
फरवरी 2020 में टेरर फंडिंग के जुर्म में हाफिज को 10 साल 6 महीने कैद की सजा हुई। इसके अलावा 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान के एक एंटी टेरर कोर्ट ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड को 2 और मामलों में 10 साल कैद की सजा सुनाई। हाफिज को दिखावे के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल भेजा गया, लेकिन चंद दिनों बाद पाकिस्तान ने हाफिज को चुपके से जेल से रिहा भी कर दिया। साल 2019 में पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए और FATF की ब्लैकलिस्ट में जाने से बचने के लिए अपने पाले हुए आतंकी संगठनों पर दिखावे की कार्रवाई की थी। इमरान सरकार ने आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमातुद दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन के मुख्यालय को अपने कब्जे में भी लिया था। इसके साथ ही जमातुद दावा की लाहौर में मौजूद मस्जिद और मदरसे को भी सरकार ने फौरी तौर पर अपने हाथों में ले लिया था, ताकि पाकिस्तान दुनिया को दिखा सके कि वो आतंक के खिलाफ है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर ऐसे दिखावे की कार्रवाई पहले भी कई बार कर चुका है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अब भी आतंक के कई अड्डे धड़ल्ले से चल रहे हैं और इन आतंकी सरगनाओं और उनके संगठनों को पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का पूरा संरक्षण हासिल है। ऐसे सूरत हाल में पाकिस्तान की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के बाद भी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को ISI की प्रोटेक्टिव कस्टडी में VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हाफिज सईद लश्कर और जमातुद दावा जैसे संगठनों की आड़ में कई मदरसे, स्कूल और अस्पताल चला रहा है, लेकिन इनकी आड़ में हाफिज अपने आतंक के कारोबार को बढ़ावा देने का खेल खेल रहा है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद के आतंकी संगठनों पर बैन लगाया है, हर बार हाफिज सईद एक नए आतंकी संगठन के साथ दुनिया के सामने आया है। हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान कभी भी हाफिज सईद जैसे आतंकी सरगना के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेगा। जमातुद दावा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा है। यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में 300 से भी ज्यादा मदरसे और स्कूल चलाता है। हाफिज जमातुद दावा के जरिए अपने लिए फंड इकट्ठा करता है। फंड के पैसों का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र भी हाफिज सईद को वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में शामिल कर चुका है। दिसंबर 2008 में UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 के तहत हाफिज को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया था। हाफिज की आतंकी गतिविधियों की वजह से अमेरिका ने साल 2012 में उसे आतंकी घोषित किया। अमेरिका ने लश्कर के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया हुआ है। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान का उसके आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने भर का एक प्रयास होता है, क्योंकि ये आतंकी संगठन प्रतिबंध लगाने के बाद नाम बदलकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हैरानी की बात तो ये